सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफी अन्ना के कोट के साथ। कोफी अन्ना कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पावरफुल टूल्स बट दे मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली। तो देखो सिंपल मतलब है इस कोट का कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है बेसिकली, उसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ह्यूमंस की लाइफ को चेंज कर सकती है, प्रोग्रेस ला सकती है। ह्यूमंस जो 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 प्रॉब्लम्स है फेस कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजीज हो गया, पोवर्टी हो गया, इन सब चीज़ों को साइंस और टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है, प्रोवाइडेड कि हम उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। ठीक है, अगर इररिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे तो यही जो चीज़ है वही हमारे एनवायरनमेंट को डेवस्टेट कर सकती है, एथिकल इश्यूज, एथिकल कंसर्न जनरेट कर सकती है, और इवन जो ह्यूमैनिटी है उसको भी हार्म पहुंचा सकती है, उसको भी थ्रेट क्रिएट कर सकती है। तो यही कुछ मतलब है कोफी अन्ना की कोट का। एग्जाम्पल अगर देखें तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसका अगर हम रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो हम जो डिजीज है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं प्रिसाइजली। ठीक है, अगर इरिस्पॉन्सिबली यूज करें तो यही एथिकल कंसर्न क्रिएट कर सकता है, जैसे डिजाइनर बेबी हो गया, चाइना में डेवलप किया गया था। तो यही कुछ मतलब है हमारे कोफी अन्ना के कोट का कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है कि हमें इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करने की जरूरत है। तो आई होप आपको इस कोड का मतलब तो समझ आ गया होगा बच्चों। चलो अब अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो डेली डिस्पैच वाला पेपर 1 से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस करा था हमने, शायद 11 तारीख को। वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी वाला जो एक्ट था उसको अमेंड करने के लिए। ठीक है, तो इस एडिटोरियल में बेसिकली उसी चीज़ को एनालाइज किया गया है कि वो कितना फेवर में रहेगा, कितना फेवर में नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएपीएफ एग्जाम के लिए, और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अलग ही डायमेंशन है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारा तो एक ही एम है, क्या, अपनी नॉलेज पूल को बढ़ाना। तो इसी के साथ आज द हिंदू के अंदर आया था, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। तो अपने दिन की शुरुआत न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं। ठीक है, देखो आप सभी को पता है यूनियन बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो अब हम क्या करेंगे कि 2 की अमेंडमेंट्स करेंगे। कौन कौन से 2 की अमेंडमेंट्स हैं? वो है, एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंड करेंगे, एक हम अमेंड करेंगे सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जो हमने 11 तारीख को डिस्कस करा था इसके बारे में कि जो सप्लायर्स है उनकी भी लायबिलिटी होती है ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर अमेंड कर देंगे तो होगा क्या, बेसिकली मैटर क्यों करता है ये डिस्कस करना, कि वो जो लाइबिलिटी थी उस सप्लायर की, जो सप्लायर न्यूक्लियर जो वो सप्लाई करता है, रिएक्टर सप्लाई कर रहा है या न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर रहा है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अमेंड करने से, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। ये यहाँ पे की कंसर्न है। लेट से अगर इन फ्यूचर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और उसमें सप्लायर की गलती होती है तो हम उसको लायबल नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि हमने अपने एक्ट के अंदर उसे अमेंड कर दिया, और अमेंड का जो टारगेट है, मेन एम है, वो यही है, उनकी लायबिलिटी को रिड्यूस करना। और जो यूएस कंपनीज है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था उस टाइम पे, परसों हमने फेवर डिस्कस करा था, बेसिकली यहाँ पे अपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं इसका, वो कौन सी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी आता है तो हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि एक एडिटोरियल में पहले हमारे 11 तारीख को जो डिस्कशन था उसमें हमने पॉजिटिव्स डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मेन फोकस है नेगेटिव्स में, तो बैलेंस हो जाएगी हमारी अप्रोच, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो यूएस कंपनीज है बहुत लंबे अरसे से जो है इसका वेट कर रही थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये जो लायबिलिटी एक्ट है इसको, इसमें जो सप्लायर की लायबिलिटी है बेसिकली उसको रिड्यूस करे, ताकि जो यूएस की कंपनीज है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर पाए, स्पेशली न्यूक्लियर वाली फील्ड में। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रखा है कि काफ़ी टाइम से जो यूएस की कंपनीज हैं वो वेट कर रही थी, क्योंकि इसी के थ्रेट से वो एक्सेप्ट नहीं करती थी इस लायबिलिटी को, फाइनेंशियल लायबिलिटी को, क्योंकि ओवरबर्डन यहाँ पे क्रिएट करता था उनके ऊपर। सो इसलिए वो अभी तक पीछे हट रही थी। लेकिन अगर अब ये एक्ट हटा दिया जाएगा, एक्ट में जो सप्लायर की लायबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो यूएस की कंपनीज है अब न्यूक्लियर हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। तो ये यहाँ पे बताया गया है बेसिकली। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि प्रॉमिसिंग चीज़ है कि जो है अब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर लायबिलिटी एक्ट से इन्वेस्टमेंट रुक रही थी तो इसको तो बहुत पहले हटा देना चाहिए था, इतना देर क्यों हुआ, इतना डिले क्यों किया गया, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे बताया गया है कि फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर हुआ था 2011 में, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोट करने वाली चीज़ें हैं।
कि कहाँ कहाँ जो न्यूक्लियर है डिजास्टर हुआ था, कभी अगर ऐसा न्यूक्लियर से आता है तो वहाँ पे कोट करने में हेल्प होती है। तो जो जापान में हुआ था 2011 के अंदर, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, उसके अंदर बेसिकली जो उसको क्लीन अप करने की कॉस्ट आई थी, हमने देखा था 15,000 जो करोड़ रुपए का जो है हमारे यहाँ पे वो मिलता है, मतलब जो ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है 15,000 करोड़ तक की थी, हमने देखा था परसों ही 11 तारीख को। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की $300 मिलियन तक की थी, तो 3,000 बिलियन डॉलर तक की थी। तो ये जो चीज़ है ये इंडिया की लायबिलिटी है, ठीक है। तो हम अगर देखें फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर जो डिजास्टर हुआ था, उसके अंदर जो क्लीन अप कॉस्ट आई थी वो 20 लाख करोड़ से 46 लाख करोड़ तक की आई थी। देखो कितनी आई थी, उसकी क्लीन अप कॉस्ट, सिर्फ क्लीन करने के लिए कॉस्ट आई थी, क्लीन करने के लिए। जो जिसको कंपनसेशन मिला वो तो अलग है, यहाँ पे सिर्फ क्लीन अप कॉस्ट बता रखा है। क्लीन अप कॉस्ट कितनी आई थी, 20 लाख करोड़ से 46 लाख करोड़। और हमारे यहाँ पे तो ऑपरेटर की लायबिलिटी ही 1500 करोड़ रुपए की है। हमारे यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो तो सिर्फ 1500 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ये एग्जाम्पल है कि हमारा जो एक्ट है, हमारा जो सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, ये जो हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो है। जो एक्चुअल कॉस्ट होता है डिजास्टर का उससे तो बहुत ज़्यादा लो है, 1000 टाइम लो है, ये यहाँ पे बता रखा है। और यही जो है ये फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर का जो केस स्टडी है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो न्यूक्लियर डिजास्टर जो भी हो जाता है, न्यूक्लियर डिजास्टर अगर होता है तो हमारे जो विक्टिम्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जो है थोड़ा सा कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि फुकुशिमा ने हमें बता दिया कि खर्चा कितना होता है क्लीन अप कॉस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि हमारे जो विक्टिम्स है उनको कंपनसेशन जो मिलेगा वो एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बहुत ही थोड़ा सा कंपनसेशन मिलेगा। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। तो अगर एक्ट अमेंड होता है तो हमें एक चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो क्या, कि इस कंपनसेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो क्या, कि कंपनसेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसमें एक चीज़ एकदम क्लियर दिख रही है कि हमारा जो कंपनसेशन का जो क्राइटेरिया है बहुत ही लो है, बहुत ही लो है, 1000 टाइम लो यहाँ पे बता रखा है। तो चलो एक चीज़ हमें बहुत क्लियर हुई कि कंपनसेशन बढ़ाने की ज़रूरत है अगर अमेंड करती है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कर क्या रही है। उसके बाद हिस्टोरिकली अगर फेलियर देखें तो देखो क्यों ये सप्लायर्स की जो लायबिलिटी है वो फिक्स कर रखी है इस एक्ट के अंदर, और क्यों ये जो एडिटोरियल है ये अपोज कर रहा है। क्योंकि देखो 3 माइल्स आइलैंड एक्सीडेंट हुआ था यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर हुआ था 1979 में, जिसमें ये पाया गया था कि जो सप्लायर था बैकॉक और विलकॉक्स, ठीक है, उनको ऑलरेडी पता था कि ये जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर वो लगा रहे हैं उसमें सेफ्टी रिस्क है, ठीक है, सीरियस सेफ्टी रिस्क है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है ऑपरेटर को वार नहीं किया, उन्होंने जस्ट अपना काम करा और उसके बाद निकलते बने। यही यहाँ पे हुआ और उसका रिजल्ट क्या मिला, एक्सीडेंट। इट इज नॉट लाइक एक्सीडेंट की कार से एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है कहाँ से, न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है। तो उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट, इसका ह्यूमन कॉस्ट, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट, ये सारी चीजें कौन भुगतेगा। यहाँ पे तो जो सप्लायर है वो तो यहाँ से चला गया। अब जो यूएसए है वहां के एक्ट के अंदर जो सप्लायर की लायबिलिटी फिक्स है या नहीं है वो भी यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो एक जो चीज है सप्लायर की क्यों जो है लायबिलिटी होनी चाहिए, वो हमें यूएसए के अपने एक एक्सीडेंट से समझ आ गई। क्योंकि सप्लायर भी क्या करता है, निग्लिजेंसी दिखाता है, निग्लिजेंसी दिखाता है और जो फैक्ट्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं हाइड करता है, ये यहाँ से पता चलता है हमें, ठीक है। फिर अगर फुकुशिमा का ही डिजास्टर देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि जो सेफ्टी सिस्टम था, ठीक है, जो रिएक्टर का डिजाइन था उसमें एक वीकनेस थी, नॉन वीकनेस थी सेफ्टी सिस्टम के अंदर। और जो जीई कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी थी जिसने ये फुकुशिमा डिजास्टर जो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था सॉरी वो लगाया था, उसको ऑलरेडी पता था कि इसके अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस है सेफ्टी सिस्टम के अंदर। उसके बाद भी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स थी जिसने ये रिएक्टर को सप्लाई करा था, उसने इस कंसर्न को इग्नोर करा और उसका रिजल्ट क्या मिला, फुकुशिमा डिजास्टर 2011 में हमें देखने को मिला। इसमें बच्चों आपको साफ दिखाई दे रहा है कि गलती किसकी है, सप्लायर की गलती है, ठीक है। और हमारा जो एक्ट है वो तो इनकी लायबिलिटी फिक्स करता है। तो एक चीज एकदम क्लियर हो रही है इन एग्जाम्पल से कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो सप्लायर होते हैं
उनका भी जो है रोल होता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो। अब तक हम समझते थे कि सिर्फ ऑपरेटर का रोल होता है, लेकिन नहीं, यहां से एक चीज बहुत क्लियर हो गई क्या, कि ऑपरेटर के साथ साथ यहां पे सप्लायर्स का भी रोल होता है। तो देखो यहां से एकदम बात क्लियर है, क्योंकि जापान का जो एक्ट है, हमारे इंडिया के एक्ट में तो अभी तक सप्लायर्स की जो लायबिलिटी है, लेकिन जापान का जो एक्ट है उसके अंदर उनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं थी, तो जी ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया, जनरल इलेक्ट्रिक ने कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया। तो देखो इसीलिए जो ये चीज़ है इंडिया के लिए मैटर करती है, कि अगर इंडिया जो है जो सप्लायर लायबिलिटी है हमारे एक्ट के अंदर इसको रिमूव कर देता है, तो इन केस अगर फ्यूचर में ये वेस्टिंग हाउस हो गई या जीई हो गई, हमारे यहाँ पे कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं, और उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है इनके किसी फैक्ट को हाइड करने की वजह से, तो उसके उस केस में हम इनको लायबल नहीं ठहरा सकते। तो देखो यही एक चीज है जो इस एक्ट को अमेंड करने के अगेंस्ट में एक पॉइंट, एक बहुत ही वैलिड पॉइंट और एक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट देती है। तो देखो एक चीज तो यहां पे समझ आ गई कि सप्लायर की लायबिलिटी होनी चाहिए, और अगर हमारे एक्ट के अंदर इसको हटा दिया जाता है, अगर अमेंड कर रहे हैं, अमेंड करने के अंदर इसको हटा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत क्लियर है कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं उसके, जिसके लिए वो काम करनी चाहिए, डेमोक्रेटी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, उस सिटीजन के लिए ही नहीं सोच रही है, ये यहाँ पे समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि देखो यूएस के साथ नेगोशिएशंस हमारी हो रही हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ यूएस के रिएक्टर को देखते हैं। ठीक है, यूएस जो है हमें पुश कर रहा है इंडिया को कि AP1000 जो रिएक्टर है जो वेस्टिंग हाउस वाला है उससे खरीद ले। ठीक है, इंडिया को जो है यूएस से पुश कर रहा है, मतलब जोर दे रहा है इंडिया के ऊपर कि AP1000 जो रिएक्टर है वो वॉशिंगटन से खरीद ले। ठीक है, लेकिन इस रिएक्टर के अंदर ही जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स है जो उसकी कंट्री के अंदर ही हमें रिफ्लेक्ट होती है, कि यही जो प्रोजेक्ट है ये साउथ कैरोलिना प्रोजेक्ट लगाया था। ठीक है, $9 बिलियन स्पेंड करने के बाद इसको छोड़ दिया गया प्रोजेक्ट को। ठीक है, क्योंकि डिले हो रहा था और कॉस्ट ओवररन हो रहा था। सेम चीज जॉर्जिया प्रोजेक्ट के अंदर भी हुआ था। ठीक है, कि जो ये रिएक्टर है AP1000 जो रिएक्टर है इसको कंप्लीट करने के अंदर ही उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी उससे 250 गुना ज्यादा हमें देना पड़ा, हमें मतलब यूएसए को देना पड़ा। तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है AP1000 जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्रोजेक्ट है वेस्टिंग हाउस का, ये यूएसए के अंदर ही रिजेक्टेड है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो रिएक्टर प्रोजेक्ट है ये यूएसए के अंदर ही रिजेक्टेड है, और जो यूएसए है वो इंडिया को पुश कर रही है कि इस रिएक्टर को खरीद लो। ठीक है, इस रिएक्टर को खरीदने के बाद और हम अपना लायबिलिटी एक्ट वगैरह हटा दें तो इंडिया की क्या पोजीशन होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे यही बता रखा है कि ये बहुत ही बैड डील है, इंडिया को साइन नहीं करनी चाहिए AP1000 रिएक्टर की, कि भले ही इंडिया के अंदर जो है मैन पावर बहुत ज्यादा है, लेबर कॉस्ट जो बहुत चीप है, लेकिन फिर भी इस रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि अगर हम सोलर और विंड से प्रोड्यूस करें तो वो भी सस्ती होगी इससे। तो अल्टीमेटली इसका कॉस्ट किसको भुगतना पड़ेगा, इसका कॉस्ट भुगतना पड़ेगा हमको, जो इसके सिटीजन्स हैं। कैसे सिटीजन्स को भुगतना पड़ेगा, लेट्स से अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी, और सब्सिडी कहां से देती है, हमारे टैक्सेस से देती है। तो अल्टीमेटली जो इसका कॉन्सिक्वेंसेज है वो इंडियन सिटीजन को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस एडिटोरियल में आर्गुमेंट किया गया है कि 1000 रिएक्टर जो है AP1000 रिएक्टर जो है जो यूएसए के अंदर ही फेल्ड मॉडल है उसको हमें बाय नहीं करना चाहिए, भले इंडिया कितना, जो यूएसए है कितना भी हमें पुश कर रही है। ठीक है, और यूएसए की तरफ से जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लॉबिंग होती है, ठीक है, वो वहां के एम्बेसडर ने भी बोला है, एरिक गेराची ने क्या बोला कि वो जो यूएसए एम्बेसडर है, जो यूएसए है बेसिकली, उसने खुद एडमिट करा है कि वो हमें पुश कर रहे थे, हमारी रूलिंग पार्टी को और अपोजिशन पार्टी को, कि ये जो लायबिलिटी एक्ट है इसको अमेंड करें। ठीक है, तो लायबिलिटी एक्ट को अमेंड करना क्यों चाहते हैं बेसिकली वो, क्योंकि जो यूएस की कंपनी है वो उसको पता है कि अगर उन्होंने लॉबिंग नहीं की, उन्होंने पुश नहीं किया, तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि हमने फुकुशिमा से ये लर्न करा। फुकुशिमा जो जापान में हुआ था 2011 में, न्यूक्लियर डिजास्टर, उससे हमने सीखा कि जो हमारा कंपनसेशन है वो कम है। उससे हमने क्या सीखा कि हमारा जो कंपनसेशन है 1500 करोड़ का जो कंपनसेशन है ये बहुत कम है, क्योंकि उसकी जो क्लीन अप कॉस्ट थी वो लाखों में होती है। ठीक है, लाखों करोड़ों में होती है। ठीक है, ये हमने फुकुशिमा से देखा, एडिटोरियल में बता रखा है।
तो जो यूएस की कंपनी है वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अगर जो गवर्नमेंट है उसने कंपनसेशन बढ़ा दिया, ठीक है, कंपनसेशन बढ़ा दिया और वो लायबिलिटी जो है वो नहीं हटाई, तो जो यूएस की कंपनीज है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है वो लॉबिंग कर रही थी, प्रेशर कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट को और अपोजिशन को कि कोई सी रूलिंग पार्टी आ जाए, अगर अपोजिशन वाली आ जाए तो उसको भी प्रेशराइज कर रही थी, रूलिंग पार्टी को भी लॉबिंग कर रही थी कि ये जो कंपनसेशन है उसको उतना ही रखा जाए, प्लस ये जो लाइबिलिटी है इसको हटा दिया जाए, मतलब टोटल चीज जो है वो यूएसए के फेवर में जाए। कहने की बात यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है, उसको एक्यूज किया जा रहा है इस एडिटोरियल के अंदर कि वो यूएसए के प्रेशर में आके और कॉर्पोरेट बेनिफिट को प्रायोरिटाइज करके अपने सिटीजन्स की जो सेफ्टी है और उनका जो राइट्स है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो देखो यहाँ पे क्लियर चीज एक दिन बता रखी है कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, एडिटोरियल के अंदर बता रखा है कि यूएस के प्रेशर में आके और जो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका जो प्रॉफिट है उसको वो ज़्यादा हित में ले रही है और अपने खुद के जो सिटीजन्स है उनकी सेफ्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है और इतना तो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि ये जो अमेंडमेंट होगा, लाइबिलिटी वाला जो एक्ट अमेंड कर रहे हैं, ये हमारे सिटीजन्स के फेवर में नहीं है। कंपनसेशन कम है, अगर अमेंडमेंट करना ही है तो कंपनसेशन को बढ़ाना चाहिए। फुकुशिमा से हमें लर्न करना चाहिए, अपनी अपनी पास्ट मिस्टेक से हमें लर्न करना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है बेसिकली अगर लाइबिलिटी एक्ट को हटा देती है तो वो अल्टीमेटली यूएस कंपनी को फेवर करेगी और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देगी, रिस्क के ऊपर छोड़ देगी। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, नॉलेजेबल एडिटोरियल था, पॉइंट काफ़ी वैलिड थे। अगर आर्गुमेंट राइटिंग आ जाती है तो हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए और पॉजिटिव हम 11 तारीख को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो यही था इस एडिटोरियल डिस्कशन में। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये है आपका पेपर 2 प्रैक्टिस के लिए एस्से राइटिंग का एक टॉपिक। इसको लिखने की कोशिश करो, लिखने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है बच्चों उसको डिस्कशन ग्रुप में भेजो ताकि जो और बच्चे हैं वो आपके जो एस्से राइटिंग लिखी गई है उसको रिव्यू करें और आप भी जो है बच्चों की एस्से राइटिंग को रिव्यू करो। तो देखो अगर आपको नहीं पता कैसे जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ये जो लर्निंग CAPF है इसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल है बेसिकली ये। वहाँ पे ये जो PDF है ये ऑलरेडी 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले आ जाती है। तो आप चाहें तो वहाँ पे ऑलरेडी PDF पढ़ सकते हैं। PDF पढ़ने के बाद फिर लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो वहीं पे जाके डिस्कशन ग्रुप का भी एक बटन आएगा, ऊपर सेटिंग में देखना पड़ेगा और वहाँ से आप डिस्कशन ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी आप सभी को पता है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो फ्रांस में गए हुए थे मीटिंग के लिए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से चल रहा था तो मैं लेके नहीं आया था, लेकिन आज फाइनली हो गया तो चलो देख लेते हैं इसको भी। देखो जो हमारे इंडिया और फ्रांस है बेसिकली वो अपनी जो कमिटमेंट है IMEC को लेके इसको रिफॉर्म करा है कि भाई इसको तो इम्प्लीमेंट करना ही है। IMEC क्या चीज़ है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखो जब भी कोई कॉरिडोर आता है तो उसका मोटिव बेसिकली यही होता है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, कनेक्टिविटी को एनफोर्स करना। ठीक है, कनेक्टिविटी से क्या होगा, हमारा ट्रेड वगैरह होगा, हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, यहाँ से कंट्री जो है इकोनॉमिकली कनेक्ट होगी, सोशली कनेक्ट होगी। तो इसीलिए ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ये बनाए जाते हैं। और ये जो हमारा IMEC जो कॉरिडोर है बेसिकली इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये सी और लैंड कॉरिडोर है, मतलब क्या, इसके अंदर सी की कनेक्टिविटी है और लैंड की कनेक्टिविटी भी है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इसे IMEC को अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, और मीटिंग में हमारे जो मोदी जी थे उन्होंने पेरिस AI एक्शन जो समिट है उसको भी अटेंड करा था। पेरिस AI समिट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पेरिस में समिट हुई थी, उसको भी हमारे मोदी जी ने अटेंड करा था। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो चीज़ है, हमने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर भाई चल रहा है न्यूज़ के अंदर बहुत पहले से भी है, तो इसके ऊपर जितने भी हमारे जो अभी तक डिस्कशन हो रखा है उन सब डिस्कशन को एक बार देख लेना और उनके जो नोट्स बना लेना। अगर नोट्स ना बनाओ तो तुम क्या कर सकते हो बच्चों कि ये जो हमने डिस्कस करा हुआ है इसकी PDF निकाल के, इसकी कटिंग करके एक अलग से जो है एक कॉलम बना लो न्यूक्लियर के नाम से, एग्जाम से पहले रिवाइज करके चले आना, फायदा देगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और हुई है क्या कि हमने अपना एक कॉन्सुलेट खोला है, कहाँ पे, मार्सिले में। ठीक है, तो ये भी एक पोटेंशियल पेपर 1 के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि हमने रिसेंटली हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट में गए थे किसी कंट्री की, वहाँ पे एक
जो है एक काउंसलेट खोला है, कौन सी कंट्री है वो, या फिर किस जगह खोला है, फ्रांस की विजिट में गए थे तो फ्रांस में कहाँ खोला है, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं हमारा आईएमईसी को। आईएमईसी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर। ठीक है, तो देखो ये जो मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये ऐसा नहीं है अभी साइन हुआ है, 2023 में साइन हुआ था G20 समिट में, और G20 समिट हमारी न्यू दिल्ली में हुई थी, मंडपा आपको याद होगा। ठीक है, तो कौन कौन है, कौन कौन सी कंट्री है, थोड़ा सा नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। इंडिया हो गया हमारा, यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, सऊदी अरेबिया यूएई, और द यूएस हो गया। ठीक है, यूएस भी है इसके अंदर, यूएसए भी है इसके अंदर, ऑल्थो नाम के अंदर नहीं आता। इंडिया आ गया, मिडिल ईस्ट आ गया, यूरोप कॉरिडोर आ गया, यूएसए आता नहीं है नाम में लेकिन यूएसए भी है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये सारी कंट्री का किस में है, इसके अंदर इसमें आती है, और यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये जो कॉरिडोर है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक हो गया ईस्टर्न कॉरिडोर, एक हो गया वेस्ट नॉर्थर्न कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट नहीं, ईस्ट और नॉर्थ है। ईस्टर्न कॉरिडोर में इंडिया और गल्फ रीजन आ जाता है। ठीक है, नॉर्थर्न कॉरिडोर में गल्फ और यूरोप आ जाता है। तो ठीक है, इसको भी याद रखना, ईस्टर्न के अंदर इंडिया आता है, ये ईस्टर्न हो गया, ये हो गया नॉर्थर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉरिडोर है हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, देखो पोर्ट तो आएगा ही क्योंकि सी वाला देखा था, रेल तो आएगा ही क्योंकि लैंड वाला देखा था। इसके अलावा यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिसिटी केबल भी आती है, हाइड्रोजन पाइप भी आता है, और हाई स्पीड डेटा केबल भी आती है। ठीक है, एआई मीटिंग समिट अटेंड करी है हमारे मोदी जी ने पेरिस में। ठीक है, वहीं पे इस पे जोर दिया है, तो डेफिनेटली जो स्पीड डेटा केबल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये जो हमारा आईएमईसी प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका पार्ट है, पीजीआईआई का। ये क्या चीज़ है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। थोड़ा ध्यान रखने वाली जरूरत है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ये चीज़ें ऐसे मिलती नहीं आसानी से बुक्स वगैरह में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना 2-3 बार। ठीक है, तो आपके लिए बच्चों ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर आपको आता है या नहीं आता। देखो जब आप क्वेश्चन अटेंड करो ना, यहाँ तक जब पहुंच जाओ तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद ऊपर मत देखना, अब अटेंड करो, देखो कौन सा इसका आंसर हो सकता है, कमेंट करो, उसके बाद चेक करो कि तुम्हारा आंसर कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पीएसी के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी इंपॉर्टेंट कमेटी है, प्रीवियस ईयर में भी 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है, तो इसको देख लेते हैं। देखो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो हेड कौन कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस लीडर है उसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली टोल टैक्स को रिव्यू करने की कुछ बात हो रही थी यहाँ पे, और जो बेस फिक्स प्राइस है उसको थोड़ा सा रिव्यू करो, ये सारी चीज हो रही थी। तो ये बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड जो मैटर है वो डिस्कस हो रहा था। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने देख लिया क्या चीज न्यूज में चल रही थी, अब थोड़ा सा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो एनफोर्स करती है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो एनफोर्स करती है किसकी, हमारी गवर्नमेंट की। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश कब करा था, 1921 में, आज़ादी से पहले एस्टैब्लिश किया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी को अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अंडर कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है उसको स्टैब्लिश किया गया था, और पार्लियामेंट इस कमेटी को हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, हर साल जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, करता क्या है, काम क्या होता है, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे वगैरह हो गए, पब्लिक जितना भी फंड है वो अच्छे से यूज हो रहा है, लॉफुली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो निर्धारित करती है, वो छानबीन करती है इसकी कि भाई जितना फंड जिसके लिए इशू हुआ था उतना फंड उन्होंने करा है या नहीं करा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कंपोजिशन होता कौन कौन है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, देखो टोटल 22 मेंबर होते हैं सिर्फ, टोटल कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से होते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा लोकसभा से दोनों होते हैं, लोकसभा के ज्यादा होते हैं, लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं, 7-15 कितने हो गए, 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा भी थोड़ा सा याद रखने वाला है। उसके बाद देखो एनुअली जो है मेंबर जो है इलेक्टेड होते हैं बाय पार्लियामेंट एनुअली, पार्लियामेंट बेसिकली इसके मेंबर को इलेक्ट करता है, एनुअली करता है। ठीक है, कैसे इसके अंदर वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग होती है हमारी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, और जो हमारी इंडिया के अंदर जो वोटिंग होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट इलेक्शन। ठीक है, ये कौन सा इलेक्शन, ये कौन सी वोटिंग है, ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली आपको 2-3 कैंडिडेट के नाम चुनने होते हैं।
ठीक है, अगर जो हाईएस्ट वाला है उसको वोट मिले, अगर आपको वो नहीं जीता तो सेकंड हाईएस्ट पे चला जाता है। ये भी मैकेनिज्म है हमारे यहाँ पे, सिर्फ ये पार्लियामेंट वगैरह में यूज होता है। ब्रॉडर स्केल पे जो है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज नहीं होता। हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास पोस्ट है कि जो मेजोरिटी पार्टी है, लोकसभा इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेजोरिटी पार्टी है वो जीतती है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है वोटिंग का? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है इसका? चेयरमैन इसका होता है अपोजिशन पार्टी का लीड, अपोजिशन पार्टी वाला। ठीक है, जैसे अभी कौन है? वेणुगोपाल जी हैं, कहाँ के? कांग्रेस के हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट किसकी चल रही है? बीजेपी की। ठीक है, तो अपोजिशन वाला जो है वो मेंबर रहेगा, मेंबर नहीं चेयरमैन रहेगा इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में। काम क्या होता है इसके? काम को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो, इसका काम होता है कि जो भी कैग हमारा ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है सॉरी, जो भी हमारा कैग जो है ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, हमारा कैग क्या करता है? हमारा कैग अपनी जो रिपोर्ट होती है उसे स्क्रूटनाइज करता है पब्लिक एक्सचेकर को। ठीक है, लेकिन जो कैग है वो भी अपना एक तरह से गवर्नमेंट ही वो है, बॉडी है। ठीक है, गवर्नमेंट का ही वो है, एम्प्लॉई है। तो कैग क्या करता है? अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको भेजता है? प्रेसिडेंट को भेजता है। प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट इसको पीएसी में देखती है, और जो पीएसी है उसका हेड कौन है? अपोजिशन लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट हो गया। समझ आ रहा है आपको चेक एंड बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? कि जो गवर्नमेंट है उसके अकाउंट को अपोजिशन पार्टी वाले जो है वो एनालाइज कर रहे हैं कि इसने ढंग से खर्चा करा है या नहीं करा है, लॉ के अकॉर्डिंग करा है या नहीं करा है। तो उनको उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में सेट हो रही है। तो यही है हमारा सिस्टम चेक एंड बैलेंस वाला। ठीक है, जो पीएससी के थ्रू हमारा वो हो रहा है। उसके बाद हो गया हमारा एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के बेसिकली जितना भी एक्सपेंडिचर करा है, कितना अप्रूवल मिला था, वही सारी चीज़ यहाँ पे करती है। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी से करा है नहीं करा है, कि भाई जहाँ 100 रुपये खर्च करने थे वहाँ कहीं 200 रुपये तो खर्च नहीं कर दिए। ये जो एफिशिएंसी है ये भी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी देखती है। और इसके अंदर सम्मन की पावर भी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर। ठीक है, कि लेट से कोई केस हो रहा है, इंक्वायरी कर रही है, देख रहे हैं कि जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया है या फिर एज पर अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करा है, तो उसको सम्मन करके वो भी जो है उसको बुला सकती है हियरिंग वगैरह के लिए। ठीक है, लिमिटेशंस क्या होती है इसकी? लिमिटेशंस एक है कि इस पर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है ठीक है, कोई अपनी जो रिकमेंडेशन वगैरह है पार्लियामेंट में लेके आ जाती है, प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन एनफोर्स नहीं कर सकती। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है प्रेशर क्रिएट कर सकती है, एनफोर्स नहीं कर सकती। उसके बाद जो ये जो रिव्यू करती है, ये खर्चा होने के बाद रिव्यू करती है, पहले रिव्यू नहीं करती। ठीक है, ये एक इसका लिमिटेशंस है। और पॉलिसी को एग्जामिन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी पॉलिसी को एग्जामिन नहीं कर सकती। पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना खर्चा करना है सिर्फ उसको एग्जामिन कर सकती है, पॉलिसी को एग्जामिन नहीं करती हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। देखो, सीएपीएफ के 2021 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, इसको मैं आंसर करूंगा, आप जो मेरा ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आंसर करो। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। यहां बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब सारी जो है 3 गलत है, एक सही है। 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, ठीक है, 15 थे और 7 थे, यहाँ पे 10 दे रखा है, गलत है। फाइनेंस जो मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो होता है, नहीं भाई, यहाँ पे तो हमारे वेणुगोपाल जी थे कांग्रेस वाले। ठीक है, मेंबर जो होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, 1 साल के लिए चुने जाते हैं। चौथा भी देख लेते हैं कि जो ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ कमेटी है, राज्यसभा का लेट से कोई मेंबर आता है तो उसका राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ पे तो जो हमारे लीडर्स, जो हमारे मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनका जो कार्यकाल है उसके अकॉर्डिंग ही तो ये सेट होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि वो मेंबर ही नहीं है और उसके बाद भी जो है उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो बनाए रखेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हमारा सी आंसर है इसका। ठीक है, सीएपीएफ का 2021 का आंसर क्या है? सी। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें स्टडी करना होता है, उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो सीडीएस है, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं अनिल चौहान जी, ठीक है, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर है उसके ऊपर दिमाग दिए हैं। जो फ्यूचर वॉरफेयर वो इतनी अब सिंपल नहीं रहेगी जैसे कि आदमी जाके लड़ाई कर रहा है तोप वोप से। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोनोमस वेपन्स हो गए, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये हो गया, वो हो गया, जो भी आ रहा है, सारे जो फ्यूचर वॉरफेयर के जो वेपन्स हैं, ये क्या चीज़ है? ये हमारे जो नॉर्मल जो कहते हैं कन्वेंशनल जो वॉरफेयर थी उसको चेंज कर रही है, मॉडर्न वॉरफेयर में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारी आर्मी को भी अडेप्ट होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए और अकोमोडेट होना चाहिए
अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो चीफ थे उन्होंने कुछ मतलब अपनी स्पीच में या फिर जो भी बात करी होगी वहां बोला था। ठीक है, तो इन यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दिमाग में आया कि भाई ये भी चीज़ बनानी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, नाम तो ले लिया, अब होती क्या है। ठीक है, अब बताओ क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो। उसके बाद ये हमारा है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर ही आया था, आप बोल रहे हो सर आपने बनाया नहीं। शुड कन्विक्टेड पर्सन कंटेस्ट इलेक्शंस। देखो इसको डेफिनेटली मैं छोड़ूंगा तो हूं नहीं आप ऐसा कि ये आया है और मैं आपको बताऊं ना कि कैसे करना है इसका आंसर। देखो जितने भी आर्ग्यूमेंट राइटिंग्स है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो हमने ये जो ऐसे राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, ये जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं इससे हमारे माइंड में जा रही है सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और आर्ग्यूमेंट राइटिंग में फिक्स रहती है कि न्यूज़पेपर से ही मोरलेस आती है। तो जितनी भी आर्ग्यूमेंट राइटिंग न्यूज़पेपर से आती है वो हमारी हेमंत्रा जो .com है, जैसे आपने खोला हेमंत्रा.com। ठीक है, उसके बाद लेट्स से ये रहा हमारा। ठीक है, इसके अंदर आप अपने वाले में जाइए यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर, इसके अंदर ये रहा हमारा एस्से कंटेंट। ठीक है, एस्से कंटेंट में जाएंगे, एस्से राइटिंग के लिए कंटेंट है जो भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी की इंपॉर्टेंट्स होते हैं यहाँ पे दे रखे होते हैं। अगर आपका कभी मन करें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए एकदम क्या है, पेनिशिया है। ठीक है, कि जितने भी आर्ग्यूमेंट राइटिंग अभी तक आ रखे जब से हमने स्टार्ट करा है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, न्यूज़पेपर की है सारी। ठीक है, सारी यहाँ पे मिल जाएगी, और जो जो की इश्यूज है, ठीक है, चाहे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी हो गया, लेटरल एंट्री हो गया, रिजर्वेशन हो गया, मैरिटल रेप हो गया, बुलडोजर जस्टिस हो गया, सोशल मीडिया हो गया कि भाई कैश ट्रांसफर करना चाहिए एज अ वेलफेयर, वो वाला हो गया, फ्यूचर ऑफ इलेक्शंस हो गया, वेल्थ टैक्स से एक रिलेटेड आया था, इंटरनेट शटडाउन पे आया था, ड्यूअल सिटीजनशिप एक आया था। ठीक है, शुड इंडिया बिल्ड अ सॉवरेन फाउंडेशन एआई मॉडल, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर में आ रखी है ऑलरेडी। ठीक है, वो यहाँ पे दे रखी है आर्ग्यूमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक प्रॉज है, कॉन्स है, एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से दे रखे हैं, बच्चे बहुत लाइक भी करते हैं इसको। देखो 4.3 रिव्यू हो रखे हैं, मतलब कि किसी बच्चे ने करी है गड़बड़ यहाँ पे, तो आप भी देखिए, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने तो बहुत प्यारा कमेंट भी करा था, इसमें नहीं कर रखा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से जो है आर्ग्यूमेंट राइटिंग बहुत अच्छे से जो है कवर हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा करना बच्चों। और आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, और ये जो हमारे ये वाला टॉपिक है ये भी अभी आ जाएगा शाम तक यहाँ पे ना, तो इसको भी आप रिवाइज कर सकते हो, इसको थोड़ा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।